दोस्तों नमस्कार। आज 4 विधानसभाओं के रिजल्ट हमारे सामने हैं। 4 में से 3 में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है और 1 में कांग्रेस। और ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पूरी सफलता के पीछे जो हम सोच रहे हैं क्या वही कारण है या कुछ और भी है। इस बार जो 4 राज्यों में रिजल्ट आए हैं ये वास्तव में बहुत कुछ बताते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी को सफलता मिली, कांग्रेस को 1 में, सबको बधाई। लेकिन क्या इससे चुनौतियां बीजेपी के लिए कम हो गई हैं या बढ़ गई हैं? इसको समझना होगा। दोस्तों, बीजेपी की सफलता के लिए हम कई फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं और वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बीजेपी की सफलता के लिए मोदी साहब की लीडरशिप को माना जाता है कि केंद्र में लीडरशिप, एक सशक्त लीडरशिप और मोदी का जलवा हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में अगर हम कहें और इसका फायदा बीजेपी को मिले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास वो है मोदी का नाम। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बीजेपी के लिए कहा जाता है वो है ऑर्गेनाइजेशन, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। एक हर प्रांत में, हर जिले में, हर तालुका में, यहां तक कि पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी भी तय की जाती है। एक बहुत ही विशाल तंत्र जिसके माध्यम से पूरे चुनाव आंदोलन को और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद लगातार जो संगठन है वो अपना काम करता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आरएसएस का कैडर। आरएसएस की आइडियोलॉजी और बीजेपी की इंस्पिरेशन सेम। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है बीजेपी पे लेकिन आइडियोलॉजिकल समानता रखते हैं वो भी बीजेपी के लिए समर्थन की बात करते हैं और बीजेपी का साथ देते हैं। इसीलिए आरएसएस को और बीजेपी को एक ही टीम माना जाता है। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे सामने है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारा पैसा है और अक्सर अपोजिशन पार्टीज के जो राज्य हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि शायद बीजेपी हमारे साथ पक्षपात करती है। तो शायद ये भी हो सकता है कि बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बीजेपी के राज्यों को देती है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलना वाजिब है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी चर्चा आजकल आप देखेंगे वो है राम मंदिर। कि जिस तरह से हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि हिंदुत्व का मुद्दा, नेशनलिज्म का मुद्दा भी बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, ये जो मैंने आपसे बातें कही इससे आप पूर्ण रूप से सहमत होंगे और शायद कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि इन सब का असर बीजेपी की चुनाव रणनीति में पड़ा और इसीलिए वोटर्स ने बीजेपी को जम के वोट दिए और यही कारण है कि 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन अगर हम आंकड़ों को ध्यान से देखें तो सच्चाई कुछ और भी दिखती है। और चारों राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनके मैं ब्रीफ जो अभी आंकड़े आए हैं इलेक्शन कमीशन से, अभी हालांकि फाइनल काउंटिंग चल रही है लेकिन अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो काफी चौंकाने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इन आंकड़ों को देखते हैं तो पता लगता है कि बीजेपी की चुनौतियां बढ़ गई हैं, घटी नहीं। कारण मैं एक एक करके चारों राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखता हूं और फिर आप बताइएगा कि क्या वास्तव में बीजेपी की समस्याएं या चुनौतियां घटी हैं या बढ़ गई हैं। और जितने फैक्टर हमने शुरू में गिनाए, राम मंदिर का मुद्दा, मोदी साहब का इन्फ्लुएंस, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, आरएसएस और बीजेपी का कैडर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट के काम, ये सब कुछ होने के बाद भी क्या चुनौतियां बीजेपी के लिए कम हुई हैं या बढ़ गई हैं, इसको जरा हम आज एनालाइज करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की, जहां पे बीजेपी को 199 में से अभी तक 115 सीटें मिली हैं।
पिछली बार बीजेपी को 73 सीट मिली थी 2018 में, करीब 42 सीटों का इजाफा या बढ़ोतरी हुई है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है दोस्तों, पिछली बार कांग्रेस को वोट मिले थे 39.30, 39.30 परसेंटेज वोट मिले थे, और इस बार मिले हैं 39.54, मतलब 39.54%। कांग्रेस का वोट शेयर मार्जिनली बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने अपना जनाधार नहीं खोया है राजस्थान में, और जो अभी तक वोट बंटते थे ऑपोजिशन के, वो जो वोट थे जो पिछली बार अदर्स की कैटेगरी में मैं रख रहा हूं, वो है 21.93, वो घट के हो गए 18.72। तो बीजेपी को जो एडिशनल वोट मिला है राजस्थान में वो है मात्र 2.97%, लेकिन सीटों में इजाफा हो गया 42 का। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में कांटे की टक्कर रही है, और अगर हम आगे आने वाले दिनों में जब कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिटेल एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा कि जो जीत है वो बहुत कम मार्जिन से हुई। इसका मतलब यह है कि अब बीजेपी की जो राजस्थान में सरकार आने वाली है उसको बहुत काम करना होगा। जरा भी मनमुटाव या किसी भी तरह की अगर कोई उतार चढ़ाव होता है राजस्थान की राजनीति में, इसकी कीमत बीजेपी को शायद लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। तो बीजेपी के लिए राजस्थान में बहुत बड़ी चुनौती है। ये 42 सीटें आपको एक्स्ट्रा मिली, 115 सीटें बीजेपी को मिली, 100 चाहिए, 115 मिली, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, लेकिन मेजॉरिटी बहुत थिन मार्जिन पे, इसको हमें समझना है। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी को अभी तक जो आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन का, उसमें करीब 166 सीट पे बीजेपी या तो जीती है या आगे चल रही है, और कांग्रेस को मिली है 63। पिछली बार ये आंकड़ा था बीजेपी को 109 और कांग्रेस को 114। अगर हम इलेक्शन परसेंटेज की बात करते हैं, वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, तो कांग्रेस को मिले हैं 40.89 2018 में, और इस बार कांग्रेस को मिले हैं 40.45। आधा प्रतिशत से भी कम वोट घटा है कांग्रेस का, लेकिन 50 सीटें कम हो गई। और बीजेपी को जो वोट पिछली बार 41% मिले थे, इस बार करीब 48.68% वोट मिले हैं, क्योंकि अदर्स में जो पहले 18% थे, इस बार वो घट के 10 रह गए। इसका मतलब भी यही निकल के आता है कि कांग्रेस ने अपना जनाधार नहीं खोया है, कांग्रेस आज भी इंटैक्ट है। कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा प्रचार, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मोदी साहब की पूरी ताकत, बीजेपी की पूरी ताकत कांग्रेस के वोटर को नहीं तोड़ पा रही है, ना राजस्थान में ना एमपी में। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी शक्ति है कांग्रेस के लिए। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस लीडरशिप इसको एनकैश नहीं कर पा रही, अपना बेस नहीं बढ़ा पा रही, और उम्मीद करिए कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस ने थोड़ी सी समझदारी का काम किया या बीजेपी से थोड़ी सी गलती हुई तो चुनावी नतीजे पलट सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मोदी साहब रिटायर होते हैं तो क्या होगा? अगर आने वाले दिनों में कुछ और ऐसी हलचल होती है जिससे लोकल वोटर बीजेपी से नाराज होता हो तो क्या होगा? हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अगले राज्य की तरफ हम चलते हैं। आप चाहें तो मीनवाइल इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं करा है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों, पिछली बार बीजेपी को 15 सीटें मिली थी और इस बार मिली हैं 56। अभी तक के आंकड़े के हिसाब से 41 सीटों का इजाफा हुआ है, और कांग्रेस जो 68 सीटें लाई थी पिछली बार, 68 सीटें लाई थी, वो घट के हो गई है 34। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस का जो 2018 में वोट शेयर था वो था 43%,
और इस बार वो वोट परसेंटेज है 42.17, मतलब 1% से भी कम की कटौती हुई है, लेकिन 34 सीटों का नुकसान हो गया है कांग्रेस को। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो पिछली बार अदर्स वोट जो 24% थे, उनमें से करीब 13.5% के आसपास वोट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हुई है, और यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर वही बात कि कांग्रेस का वोट बीजेपी नहीं तोड़ पाई। अदर्स में सेंध मारी है, जो वोट बिखर रहे थे, जो साइडलाइन पे थे, कंफ्यूज्ड वोटर थे, उनको बीजेपी एक डायरेक्शन देने का काम कर रही है, और ये अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस का जनाधार आज भी इंटैक्ट है छत्तीसगढ़ में भी, इस बात को भी हमें समझना होगा। अगला राज्य जो इंपॉर्टेंट है वो है तेलंगाना। तो जो हिंदी भाषी राज्य की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां पे कांग्रेस अपना जनाधार बरकरार रखे हुए है, हालांकि सीटों में काफी कमी आई है। जो अदर्स वोट थे वो बीजेपी की तरफ गए हैं। इसका मतलब यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम बाइपोलर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, अगर वो कांग्रेस में विलय कर गई या मिल गई, और वहां के जो छोटे छोटे नेता हैं अगर वो वोट काटना बंद कर दें, तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो ये जो जीत है ये सुखद है, अच्छी बात है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, इनफैक्ट बढ़ गई हैं। बीजेपी की राज्य सरकारों को बहुत संभल के काम करना होगा, नहीं तो 1% वोट भी अगर ऊपर नीचे छलका तो बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है। जब हम बात करेंगे तेलंगाना की, तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला रहा, बीजेपी, कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। और इसमें अगर हम देखें तो यहां पे भी काफी बड़ा इसलिए चेंज आया कि बीजेपी की जहां 1 सीटें थी वो बढ़ के 8 हो गई। तो बीजेपी ने मेहनत करी, अपने जनादेश को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि साउथ में बीजेपी की अभी एंट्री बहुत वीक है। तो तेलंगाना एक इंपॉर्टेंट राज्य है, जहां पे पिछली बार बीजेपी को करीब 7% वोट मिले थे, इस बार करीब 14% वोट मिले। तो 7% वोट के आसपास का इजाफा बीजेपी ने किया है तेलंगाना। शुरुआत अच्छी है, मास बेस बनाने में टाइम लगता है, लेकिन डबल किया है, अगली बार शायद और तरक्की होगी। कांग्रेस ने अपना जो जनाधार था वो 28.5% से बढ़ा के करीब 39.5, करीब ऑलमोस्ट 11% की बढ़ोतरी करी है। और यही कारण है कि जहां पे कांग्रेस की 19 विधानसभा सीटें थी वो बढ़ के हो गई 64, यानी कि 45 सीटों का इजाफा हो गया। 11% वोट बढ़ा और 45 सीटें बढ़ गई। नॉर्थ में आपने देखा होगा कि मार्जिनल गेन हुआ। अगर आप बीजेपी की देखें तो कोई बहुत बड़ी परसेंटेज वाइज वोट में कोई तरक्की नहीं हुई है, लेकिन सीटों में, उदाहरण के लिए राजस्थान में बीजेपी को मात्र 3% वोट एक्स्ट्रा मिले, लेकिन 42 सीटें मिली एक्स्ट्रा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रणनीति हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इसी तरह से टीआरएस ने करीब 9.5% अपने वोट परसेंटेज का नुकसान किया। उनके पास करीब 47% वोट थे, जो घट के अब हो गए 37.5%, लेकिन सीटों का नुकसान हो गया ऑलमोस्ट 49, करीब 50 सीटों का नुकसान वो कर बैठे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने बड़ी चुनौती है कि जनता के लिए ऐसा क्या किया जाए कि जनता उनके साथ जुड़े। बीजेपी की पूरी ताकत लगाने के बाद भी कांग्रेस का वोट बैंक नहीं घटा है। 1% से भी कम वोट बैंक को हम ये मान सकते हैं कि 3 राज्यों में 1% से भी कम कांग्रेस का वोट बैंक घटा है। इतनी बड़ी ताकत, इतनी संसाधन, इतनी मेहनत करने के बाद भी कांग्रेस
मुक्त भारत का जो सपना था वो पूरा नहीं होगा। और कल को अगर बीजेपी में मोदी साहब की लीडरशिप, मोदी साहब के रिटायरमेंट के बाद क्या बीजेपी इस पूरी गेन को मेंटेन कर पाएगी? क्या कांग्रेस अपने घर को सुधार पाएगी ताकि वो बीजेपी से कुछ वोटर ले आए और अपना स्टेटस और इम्प्रूव कर ले? ये चुनौतियां आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेंगी। इसीलिए ये सबके लिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में जब हम वोटर्स की बात कर रहे हैं, सीटें ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन वोटर्स को बहुत क्लियर पता है कि उसको कहां और किधर रहना है। कांग्रेस का वोटर इंटैक्ट है। बीजेपी ने जो अदर्स कैटेगरी थी उसमें से काफी अपनी तरफ मिला लिए हैं। जो बचे हुए अदर्स कैटेगरी के हैं, क्या वो कांग्रेस में जाएंगे? अगर वो कांग्रेस में चले जाते हैं तो बीजेपी के लिए दोबारा समस्याएं हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी सत्ता में आता है उसको काम करना पड़ेगा। स्लोगन से, पार्टी से, नेताओं से जो हो सकता था वो हो गया। अब जनता चाहती है काम। कि आप काम करोगे तो हम वोट देंगे, अगर आप काम नहीं करोगे तो वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए जो चुनाव है वो बाइपोलर होते जा रहे हैं। क्लियर मैंडेट जनता इसलिए दे रही है कि आप काम करें। उम्मीद है दोस्तों आने वाले दिनों में इस गंभीर मुद्दे पे और चर्चाएं होंगी। आपका क्या कहना है कि जिस तरह से 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी? आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।